प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रिएशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, और फिर हम किसी संख्या को कैसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे। यही इस चैप्टर का लक्ष्य है। तो सबसे पहले हम देखें कि अपरिमेय संख्या क्या है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स क्या हैं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, जहाँ p तथा q ये z में बिलोंग करें यानी पूर्णांक संख्याएं हों, और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वही अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएं, वही संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगर इनका हम उदाहरण लें तो आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं √2, √3, √5 या इसी प्रकार से जितनी भी प्राइम नंबर्स हों, अभाज्य संख्याएं हों, उनका अगर हम अंडर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो वे संख्याएं हमेशा इर्रेशनल नंबर होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती। यहाँ पे इसके अलावा हम पाई को ले सकते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी ढंग से ऐसे डेसिमल नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग हो, जैसे हम कहें कि 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, इस ढंग से अगर कोई संख्या आ रही, तो ये सारी नंबर्स हमारी अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न उठता है कि इस √2 को कैसे हम प्रूफ करें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसे प्रूफ करने से पहले हमें एक थ्योरम की आवश्यकता है। सबसे पहले हम उस थ्योरम को देखते हैं और फिर इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा उसे हम देखें। तो थ्योरम है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा यह a² को विभाजित करती है, तो यह a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धन पूर्णांक संख्या है। अर्थात if p is a prime number and it divides a², then it also divide a, where a is a पॉजिटिव इंटीजर। जो ये प्रमेय है इसमें क्या चीज़ कही गई है पहले तो समझ लें, और फिर इस प्रमेय को हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। यह प्रमेय यह कहता है कि यदि p कोई प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, और यह प्राइम p a² को डिवाइड करता हो, अर्थात p से हम यदि a² को डिवाइड करें तो कोई q हमको मिल जाएगा कि जिससे यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कह रहा है कि यदि p a² को विभाजित कर रहा होगा तो p a को भी विभाजित करेगा, देन p a को भी विभाजित करेगा। अर्थात यदि यह सही है तो p a q' यह भी सही होगा। यदि p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा।
ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस चीज को हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, आइए देखते हैं उसको। मान लें कि P जो कि एक पूर्ण संख्या है, सिंस A is an integer, a positive integer, is a positive integer। चूंकि यहाँ पे कहा है कि A एक धन पूर्णांक संख्या है, तो चूंकि A एक धन पूर्णांक संख्या है, अतः हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसे हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। Therefore, by fundamental theorem of arithmetics, A will be equal to P1, P2, P3 and so on Pn, जहाँ पे where P i's are prime factors, और कोई ज़रूरी नहीं है कि P1, P2, P3, Pn अलग अलग हों। हो सकता है कि यहाँ पे रिपीटेशन भी हो रहा हो, यदि यह 2 है तो 2 यह भी हो सकता है, यह 2 हो, यह 2 हो, यह 2 हो, आगे 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस ढंग से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन भी संभव है, अलग अलग हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसी दशा है तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम लिख लेंगे, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार जो थ्योरम में दिया गया है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है तथा यह a स्क्वायर को विभाजित करती है, चूंकि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सिंस P डिवाइड्स a स्क्वायर, hence P is a factor of a स्क्वायर। देखिए, चूंकि प्रश्न में दिया है थ्योरम में कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a स्क्वायर को तभी विभाजित करेगा जब यह P इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो, अर्थात P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब P अगर इसका प्राइम फैक्टर है तो फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स the factors of a square are unique फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहती है कि किसी भी संख्या का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा वह यूनिक होगा। तो निश्चित तौर पे हमने देखा कि P एक फैक्टर होगा चूँकि P डिवाइड कर रहा है, और फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि a स्क्वायर के जो फैक्टराइजेशन है वे यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। तो निश्चित तौर पे P जो एक फैक्टर है, इन्हीं में से कोई एक होगा। दिस इम्प्लाइज P is
is one of the factor of a square, that is p is equal to pi for any i। किसी i के लिए p इसी में से कोई एक होगा। अब यदि p इन्हीं में से कोई एक है तो आप देख रहे हैं कि pi अगर यह इसमें है तो निश्चित तौर पे यह pi इसमें भी है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि चूंकि p इन्हीं में से कोई एक है, p1, p2, p3, pn में से ही कोई एक है, तो निश्चित तौर पे p इसका भी अवयव हो जाएगा, यह भी फैक्टर होगा इसका भी। दिस इम्प्लाइज p is a factor of a also, और यदि p is a factor of a also हुआ तो this implies p divides a। यही यहाँ पे हमको प्रूफ करना था। then it will divide a also। तो हमने दिखाया क्या यहाँ पे, हम मान लेंगे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से इसे हम एक यूनिक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वे रिपीट भी कर सकते हैं। अब जब हम a को इस रूप में लिख लिए तो हम a स्क्वायर को इस रूप में लिख पाएंगे। जब a स्क्वायर इस रूप में लिख पाए तो थ्योरम के अनुसार कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे दिखा दिए कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो तभी डिवाइड करेगा जब p a स्क्वायर का क्या हो, एक फैक्टर हो। p a स्क्वायर का फैक्टर है तो निश्चित तौर पे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो a स्क्वायर के फैक्टर होंगे, चूंकि वे अद्वितीय होते हैं, अगर एक बन गया है तो यही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो से हम p जो इसका फैक्टर बन रहा है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, चाहे वो p1 हो, चाहे p2 हो, चाहे p3 हो, चाहे pn के बराबर हो। तो यहाँ पे हमने लिखा फैक्टर ऑफ a स्क्वायर आर यूनिक, हेंस p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। यदि p इन्हीं में से कोई एक है तो निश्चित तौर पे p इसमें कोई ना कोई एक होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ हो जाएगा। और यदि p a का फैक्टर हुआ तो दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स a। अब इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम आगे प्रूफ करेंगे √2 एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। नेक्स्ट थ्योरम आपकी है √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड प्रूफ करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें जो चीज़ हमें सिद्ध करने को दी रही है उसके हम विपरीत मान लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम यह मान लेंगे कि √2
एक रेशनल नंबर है। और इस आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि अंत में क्या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जब हम उल्टा मान के चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आगे किसी न किसी स्टेप में हमको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो हमारी ज्ञात संकल्पनाएं हैं उनका वह विरोध कर रहा होगा। तो इस मेथड को ही हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे, माना √2 अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि यह एक परिमेय संख्या होगी तो हम √2 को p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, जो कि परिमेय संख्या को हम इस रूप में लिख लेते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम यह भी मान लें कि यदि p तथा q में एक के अतिरिक्त अन्य संख्या भी उभयनिष्ठ है, P तथा Q में देखिए, यदि P तथा Q दोनों प्राइम हो गए या दोनों में को प्राइम हो गए, कुछ कॉमन नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन मान के चल रहे हैं कि हो सकता है दोनों को प्राइम ना हो, दोनों में अन्य कोई संख्या भी कॉमन हो। तो उस कॉमन संख्या को पहले हम एलिमिनेट करके दिखा दें कि P और Q में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। भाई √2 हमने लिया, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में कॉमन भी हो सकता है, कॉमन नहीं भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं जो जनरल है वो कॉमन वाला मान के चल रहे हैं। अब जब यदि कॉमन है तो हम इसे लिख सकते हैं √2 विल बी इक्वल टू p/q, और चूंकि दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यह उभयनिष्ठ संख्या को यदि मैं r मान लूं, जो इसमें भी हो इसमें भी कॉमन हो, तो p को हम लिख सकते हैं कि a × r, और इसे हम लिख सकते हैं b × r। इस स्टेप को समझिए। जैसे हम मान लें कि यहाँ पे 4 हो और यहाँ पर 6 हो, तो यह भी तो p/q फॉर्म में है, किंतु यहाँ में दोनों में कॉमन अवयव ही विद्यमान है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2, और इसे हम लिख सकते हैं 3 × 2। और जब हम 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये समतुल्य आ जाएगा 2/3 के। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे वह संभावना खत्म हो जाए कि P और Q में कोई अवयव कॉमन भी हो सकता है, क्योंकि आगे हम प्रूफ में देखेंगे कि इनके मध्य में कोई भी दोनों में कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए। A और B या P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। उसी केस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त भी अन्य संख्या उभयनिष्ठ है। तो जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको हम काट करके ख़त्म कर दें। तो ये अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा A और B।
अर्थात ए तथा बी में अब एक के अतिरिक्त कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। एक के अतिरिक्त अब इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि यदि √2 में अब कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो हम इसे लिख पाएंगे कि √2 इज इक्वल टू a/b। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू √2 b यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर कर दें तो a² विल बी 2 इंटू b²। यहाँ से दिख रहा है कि 2a² का फैक्टर हो गया 2 इंटू b²। दिस इम्प्लाइज 2a² को विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है। भाई a² इज इक्वल टू 2 इंटू b² अगर है तो निश्चित तौर पे a² का एक फैक्टर हो गया 2, तो यहाँ पे 2a² को विभाजित करेगा। और जब 2a² को विभाजित कर रहा है तो अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि 2 एक प्राइम संख्या है जो a² को विभाजित कर रहा है, तो निश्चित तौर पे 2 a को भी विभाजित करेगा। दिस इम्प्लाइज 2 a को विभाजित करेगा। अब यदि 2 a को विभाजित कर रहा है तो a को हम 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a विल बी इक्वल टू 2 इंटू c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे c कोई एक पूर्णांक संख्या हो। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से आ रहा है प्रश्न कि 2 a को विभाजित करेगा, और जब 2 a को विभाजित करेगा, कोई भी संख्या यदि किसी संख्या को विभाजित कर रही है तो हम उस संख्या को, उस संख्या जिससे वह विभाजित हो रही है उसके फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि 2a को विभाजित कर रहा है इसलिए हम a को 2 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो a को 2 के फैक्टर के रूप में हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो हमें a बराबर 2c आ जाएगा। a बराबर 2c का मान फर्स्ट में रखने पर 2c का वर्ग बराबर हो जाएगा 2b का वर्ग, और जब इसको ओपन करेंगे तो 4c² इज इक्वल टू 2b²। इसे हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए 2c²। पुनः यहाँ से क्या रिजल्ट आया, इसे हम मिटा दे रहे हैं। पुनः यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिल रहा है कि b² इज इक्वल टू 2 इंटू c², अर्थात
2b² को विभाजित करेगा, और यदि 2b² को विभाजित करेगा तो पिछली थ्योरम से हमने देखा है कि 2b को भी विभाजित करेगा, अर्थात 2a को विभाजित किया, 2a को विभाजित कर रहा है और 2b को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात 2a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। और हमने इसके पहले देखा था कि a तथा b में अब 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। यदि इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है a तथा b में 1 के अतिरिक्त, और यहाँ क्या दिख रहा है कि 2a तथा b दोनों को विभाजित कर रहा है, यह a b दो जो है a तथा b दोनों को तभी विभाजित करेगा जब दोनों में वह उभयनिष्ठ हो। तो दिस इम्प्लाइज 2a तथा b दोनों में उभयनिष्ठ है, जो हमारी संकल्पना की a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है के विपरीत है, अर्थात हमारी मान्यता कि √2 परिमेय है गलत है। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या। इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, जिसे हमें दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है, उसे हम मान लें कि वह परिमेय संख्या हो। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय हो सकता है कि उनमें p तथा q में कुछ कॉमन पॉइंट भी हों, कुछ कॉमन नंबर्स हों, तो हम उसे इस रूप में लिख देंगे, जो उसके कॉमन नंबर्स होंगे उनको काट करके p और q को हम a और b के फॉर्म में लिख दें, और उन a तथा b के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए 1 के अतिरिक्त। जब ऐसा हो जाए तो हमारा √2 a और b के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से हम a को देख लेंगे दरकर करके, a विल बी इक्वल टू √2 इंटू b। इसका स्क्वायर कर दें तो चूंकि इसके स्क्वायर में 2 एक फैक्टर के रूप में आ रहा है, यदि 2 इसके फैक्टर के रूप में आएगा तो हम कहेंगे कि 2a² को विभाजित कर रहा है। 2a² को विभाजित कर रहा है तो अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी उस प्रमेय में 2a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। अब जब 2a को विभाजित कर रहा है तो a को हम 2 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, और 2 के फैक्टर के रूप में हम इसे 2c रूप में लिख दें। इस a बराबर 2c को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि 4c² इज इक्वल टू 2b²,
तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि b² इज इक्वल टू 2 इंटू c², अर्थात b² भी 2 के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। यदि b² 2 के फैक्टर के रूप में लिखा जा रहा है, इसका मतलब 2b² को डिवाइड करेगा। जब 2b² को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित तौर पे 2b को भी डिवाइडेड करेगा, अर्थात 2a को भी विभाजित किया तथा b को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात 2a तथा b दोनों में उभयनिष्ठ है। जबकि हम मान के चले थे कि a तथा b में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या 1 के अतिरिक्त नहीं है, जो कि एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। और यह विपरीत परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हम मान के चले थे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो हम माने थे, अगर वह विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा मानना था वह गलत है। जब मानना हमारा गलत है तो सही जो चीज़ है वही हमारी होगी। तो √2 जो हो जाएगा वह परिमेय ना हो करके एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बस आज हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।